क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है दोस्तों, इतनी दूर से वॉयेजर 1 हमें इमेजेस और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे सेंड करता है? क्योंकि इतनी दूर तो कोई इंटरनेट मौजूद नहीं है। इतने साल बाद भी काम करने के बाद वॉयेजर 1 और कब तक चलेगा और सैडली वॉयेजर 1 का अंत कैसे होगा? वॉयेजर 1 एज ऑफ मार्च 2024 हमारी पृथ्वी से 24 बिलियन किलोमीटर्स दूर ट्रैवल कर चुका है। आज के समय दोस्तों 46 इयर्स हो गए हैं वॉयेजर 1 को लॉन्च किए, जिसको लॉन्च किया गया था 1977 में, जब हमारी टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस भी नहीं थी। अपने इस 46 ईयर के सफ़र में वॉयेजर 1 ने हमारे सोलर सिस्टम के बारे में कई नई चीज़ें रिवील की और पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना इंसानों के द्वारा बनाया गया जो सोलर सिस्टम के बाहर जा पाया। प्लैनेट सैटर्न, जुपिटर और इनके कई सारे मून्स और हमारे पृथ्वी की एक ऐसी इमेज वॉयेजर 1 ने कैप्चर की जिसमें हमारी पृथ्वी बस एक मिट्टी के दाने जितनी दिखाई दे रही थी। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि 46 इयर्स की वॉयेजर 1 की जर्नी कैसी रही। दोस्तों ये जो डिस्टेंस है आज के समय वॉयेजर 1 का 24.3 बिलियन किलोमीटर्स, ये ऑलमोस्ट 1 लाइट डे के बराबर है। इस डिस्टेंस को अगर हम हमारे सोलर सिस्टम से कंपेयर करें तो हमारे सोलर सिस्टम में लास्ट प्लैनेट प्लूटो की डिस्टेंस है 5.9 बिलियन किलोमीटर्स ऑन एन एवरेज हमारे सूरज से। मतलब जो सूरज से प्लूटो प्लैनेट की डिस्टेंस है उससे लगभग 4 गुना ज्यादा वॉयेजर 1 इस वक्त इतने डिस्टेंस पर ट्रैवल कर रहा है। जो हमारा सूरज है दोस्तों, उससे कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर है इस चीज को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मेजर करके बताया जाता है। जैसे कि मर्क्यूरी 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर है, वीनस 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर है और हमारा अर्थ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर है। वैसे ही जैसे हमने अभी लास्ट प्लैनेट प्लूटो की बात की, प्लूटो 39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर आता है। ऐसे ही अभी वॉयेजर 1 हमारे सन से 162.7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी ज्यादा दूर है। यहाँ आपके मन में एक सवाल आना चाहिए दोस्तों, 46 इयर्स हो गए हैं वॉयेजर 1 को ट्रैवल करते हुए, इसकी स्पीड क्या रही होगी जो ये इतनी दूर तक ट्रैवल कर पाया है? आप जान के चौंक जाओगे दोस्तों, इस वक्त वॉयेजर 1 17 किलोमीटर्स पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा है स्पेस में। जी हाँ, आपने सही सुना, पर सेकंड। लेकिन वॉयेजर 1 की स्पीड हमेशा से इतनी फास्ट नहीं थी दोस्तों। जब वॉयेजर 1 दूसरे बड़े बड़े प्लैनेट्स के नजदीक से फ्लाई बाई किया, जैसे कि जुपिटर और सैटर्न, तब वॉयेजर 1 की स्पीड ग्रेविटी असिस्ट के वजह से इंक्रीज होने लगी। आने वाले इन 3 वीडियोस पर ध्यान दीजिएगा, इसमें आप अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे जुपिटर और सैटर्न ने वॉयेजर 1 की स्पीड को इंक्रीज किया। पहले वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे जब वॉयेजर 1 अर्थ से बाहर की तरफ निकल रहा था उसकी स्पीड नॉर्मल ही थी, लेकिन जैसे ही वो जुपिटर प्लैनेट के ओर आया तब उसकी स्पीड अचानक से इंक्रीज हो गई। फिर उसी इंक्रीज्ड स्पीड के साथ वो सैटर्न के ओर बढ़ने लगा और जब वो सैटर्न प्लैनेट के नजदीक से गुजरा फिर सेम चीज हुई, अचानक से स्पीड में इंक्रीज देखने को मिली। अभी आप जानेंगे कि यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, यह है जुपिटर और उसके कई सारे मून्स। तो जब वॉयेजर 1 जुपिटर के पास आ रहा था तब जुपिटर की ग्रेविटी वॉयेजर 1 को अपने तरफ एक तरह से खींच रही थी, लेकिन वॉयेजर 1 ने इसी जुपिटर की ग्रेविटेशनल पुल की मदद से अपने आप को एक दूसरे तरफ पुश किया ताकि उसकी स्पीड बढ़ सके। तो इस ग्रेविटी असिस्ट की टेक्निक को आज भी कई सारे मिशंस में यूज़ किया जाता है ताकि एक स्पेसक्राफ्ट या प्रोब की स्पीड को बढ़ाया जा सके, या फिर स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल बचाने के लिए इस टेक्निक को भी यूज़ किया जाता है। रिसेंटली इसरो के तरफ से लॉन्च किए गए हमारे चंद्रयान 3 मिशन में भी ग्रेविटी असिस्ट की टेक्निक को यूज़ किया गया था। और हम इस वीडियो में ये भी देख सकते हैं कि वॉयेजर 1 जुपिटर के मून्स के पास से भी होके गुजर रहा है। सो इंडीड वॉयेजर 1 ने जुपिटर के मून्स को भी यूज किया है ग्रेविटी असिस्ट के सहारे अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। और जब वॉयेजर 1 जुपिटर के मून्स और जुपिटर के पास से गुजर रहा था तभी वॉयेजर 1 ने कई सारे इमेजेस भी क्लिक की मून्स और जुपिटर की। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में क्या क्या नई चीजें फोटोज में देखने को मिली। लेकिन जब वॉयेजर जुपिटर से सैटर्न की तरफ रवाना हो रहा था तो वहां भी सेम यही चीज हुई। अगेन वॉयेजर 1 ने फिर से सैटर्न और सैटर्न के मून्स की ग्रेविटी को यूज करके वहां पर भी अपनी स्पीड बढ़ा ली। सो आज के समय जैसा कि मैंने बताया था वॉयेजर 1 17 किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, जो कि काफी ज्यादा है। जुपिटर और सैटर्न की ग्रेविटी असिस्ट के वजह से ही वॉयेजर 1 आज की अपनी टॉप स्पीड पर आ पाया है। चलिए देखते हैं जब वॉयेजर 1 जुपिटर और सैटर्न से इतना नजदीक से गुजर रहा था उसने क्या क्या देखा
और क्या क्या नई चीजें हमें पता लगी। सबसे पहले आप ये जुपिटर का टाइम लैप्स वीडियो देखिए। जब वॉयेजर 1 धीरे धीरे नजदीक आ रहा था जुपिटर के, उस वक्त वॉयेजर 1 ने ये कैप्चर किया। वॉयेजर 1 दोस्तों जुपिटर से 3,49,000 किलोमीटर इतने डिस्टेंस पर क्लोज जा पाया है जुपिटर के। नेक्स्ट इमेज में हम द ग्रेट रेड स्पॉट को देख सकते हैं। ये बेसिकली एक बड़ा सा तूफान है जो जुपिटर पर चलता रहता है, और अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं, ये स्टॉर्म का साइज हमारे पूरे अर्थ से भी ज्यादा बड़ा है। मान लो अगर हमारा अर्थ इसमें गिर जाता है, ऐसा कभी होगा तो नहीं, लेकिन जस्ट अज्यूम करो ऐसा होता है, तो हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी इसमें पिस जाएगी। अभी जो नेक्स्ट इमेज वॉयेजर ने कैप्चर की थी, इसमें कुछ स्पेशल है दोस्तों। अभी जो इमेज आप देख रहे हो, ये है जुपिटर का एक मून आयो। जब वॉयेजर 1 ने इस इमेज को क्लिक किया था, तब साइंटिस्ट एकदम सरप्राइज रह गए थे, क्योंकि इस इमेज में हम देख सकते हैं कि जुपिटर के एक मून आयो पर एक एक्टिव वॉल्केनो का लावा फ्लो हो रहा है, जो एकदम सल्फर रिच है। ये बहुत बड़ी एक डिस्कवरी थी दोस्तों, क्योंकि पहली बार अर्थ से हटके हमने एक दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पर एक एक्टिव वॉल्केनो को देखा था पहली बार। दूसरे इमेज में भी हम अगेन सेम आयो मून के एक और वॉल्केनो को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसको लोकी वॉल्केनो के नाम से जाना जाता है, और ये आयो का सबसे बड़ा वॉल्केनो है, जो डायामीटर में 220 किलोमीटर फैला हुआ है। तो हाँ, यही खास बात है इस जुपिटर के मून की, कि इस पर एक्टिव वॉल्केनो चलते रहती है। नेक्स्ट इमेज में हम एक और जुपिटर के मून को देख सकते हैं, इसका नाम यूरोपा है। इमेज में इतना कुछ देखने को तो नहीं है, पर माना जाता है यूरोपा का एक स्मूथ सॉलिड सरफेस है, और ये अंदाजा लगाया जाता है यूरोपा के सरफेस के नीचे एक बड़ा ओशन हो सकता है। और कुछ ये भी अंदाजा लगाया जाता है कि शायद इसके ओशन में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ भी हो सकती है। वेल, ये एक अलग टॉपिक है, कभी और डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट इमेज में हम जुपिटर के एक और मून को देख सकते हैं। ये भी जुपिटर का एक और मून है, गैनेमीड। खास बात यह है गैनेमीड की, ये जुपिटर का सबसे बड़ा मून है, और ना कि सिर्फ जुपिटर का, बल्कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में इतना बड़ा मून किसी प्लैनेट के पास नहीं है। दोस्तों, गैनीमेड मर्क्यूरी प्लैनेट से भी ज्यादा बड़ा है। एक और खास बात गैनीमेड की, इसकी अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है, जो कि आज तक सोलर सिस्टम में कोई भी मून की ऑब्जर्व नहीं की गई है। चलिए अब बढ़ते हैं सैटर्न की तरफ। दोस्तों, ये है सैटर्न की इमेज एट द डिस्टेंस ऑफ 5.3 किलोमीटर जो वॉयेजर ने कैप्चर की। वेल, वॉयेजर 1 सैटर्न से 1,24,000 किलोमीटर नजदीक जा पाया था। वॉयेजर 1 ने सेपरेटली सैटर्न की इस एफ रिंग की इमेज को कैप्चर किया था। ये सैटर्न की वन ऑफ द आउटर मोस्ट रिंग है, और ये सैटर्न के 4 मून्स है जिनकी वॉयेजर 1 ने इमेज कैप्चर की। वैसे तो सैटर्न के 146 कंफर्म्ड मून्स है। अब ऐसा तो नहीं है कि वॉयेजर 1 सबकी इमेजेस क्लिक करेगा, लेकिन हाँ, सैटर्न को जो ये 4 चांद लगे हुए हैं, इसकी इमेज वॉयेजर ने कैप्चर की। लेकिन जो सैटर्न का सबसे बड़ा मून है टाइटन, ये रही उसकी इमेज। और टाइटन की खास बात यह है दोस्तों, इसके पास अपना एक एटमॉस्फेयर है जो हमारे अर्थ से भी ज्यादा थिक है। और इस इमेज में हम देख सकते हैं जो वॉयेजर 1 ने कैप्चर की, एक्चुअली ये जो आप लाइट देख रहे हो, ये टाइटन का थिक एटमॉस्फेयर है दोस्तों। जैसा हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर ब्लू लाइट एमिट करता है, एग्जैक्टली टाइटन का एटमॉस्फेयर भी ये लाइट को एमिट कर रहा है अपने एटमॉस्फेयर से। टाइटन दोस्तों सेकेंड लार्जेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम में। और टाइटन की खास बात यह है दोस्तों, इसकी अपनी एक वाटर साइकिल है। इसके एटमॉस्फेयर में भी अपने बादल मौजूद है। जी हाँ, टाइटन पर बारिश भी होती है, जो लिक्विड मीथेन और इथेन से बनी होती है। कई सारे लेक्स भी मौजूद है टाइटन पर, लेकिन दोस्तों अगेन ऑक्सीजन और टाइटन की अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और दोस्तों, जो वॉयेजर 1 ने लास्ट इमेज कैप्चर की थी, और इसके बाद नासा ने वॉयेजर 1 में लगाए गए कैमरास को टर्न ऑफ कर दिया था। आप में से जो स्पेस वीडियोस ज्यादा देखते हैं उनको पता होगा वॉयेजर 1 ने लास्ट इमेज कौन सी कैप्चर की थी। इट्स नन अदर देन द पेल ब्लू डॉट। जी हाँ, वही इमेज जो 6 बिलियन किलोमीटर दूर से वॉयेजर 1 ने कैप्चर की थी, जिसमें हमारा अर्थ एक छोटे से मिट्टी के दाने जितना दिख रहा था। अब जब वॉयेजर 1 ने इस इमेज को क्लिक किया, इसके बाद नासा ने क्यों इसके कैमरास टर्न ऑफ कर दिए, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि वॉयेजर 1 कैसे इतनी दूर से हमें ये सब इमेजेस और इंफॉर्मेशन सेंड करता है? देखिए दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि इतनी दूर पर कोई इंटरनेट का सिस्टम होगा। तो वॉयेजर 1 रेडियो वेव्स का यूज करता है इतने वास्ट डिस्टेंस से इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। अब इस कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए वॉयेजर 1 पर लगाए गए हैं 2 एंटीनास, हाई गेन एंटीना और दूसरा है लो गेन एंटीना। मोस्टली हाई गेन एंटीना ही इंफॉर्मेशन को भेजने का और रिसीव करने का काम करता है, पर लो गेन एंटीना को एज ए बैकअप रखा गया है इमरजेंसी के दौरान।
किसी कारण से अगर कभी हाई गेन एंटीना काम ना करे, और इसके साथ हमारे अर्थ पर भी अलग अलग प्लेसेस पर बड़े बड़े से एंटीनास है जो स्पेशली वॉयेजर जैसे डिस्टेंट स्पेस क्राफ्ट से कम्युनिकेट करने के लिए बनाए गए हैं। यह है नासा का डीप स्पेस नेटवर्क एंटीनास। ये एंटीनास को इतना स्ट्रेटेजिकली अर्थ पर प्लेस्ड किया गया है दोस्तों, जिससे एक एंटीना 120 डिग्री स्काई में नेटवर्क को रिसीव कर सके, और ये 3 एंटीनास मिलके 360 डिग्री ऑफ स्पेस को कवर करते हैं ताकि कम्युनिकेशन को एकदम अच्छे से रिसीव और सेंड किया जा सके। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक एंटीना कैलिफोर्निया में है, एक स्पेन में है और एक ऑस्ट्रेलिया में है। और दोस्तों इसके बावजूद इन केस अगर वॉयेजर 1 किसी कारण से फिर भी कम्युनिकेट नहीं कर पाता है तो वॉयेजर 1 में एक डिजिटल टेप रिकॉर्डर सिस्टम है जिसमें 67 मेगाबाइट्स ऑफ डेटा सेव हो सकता है, और फिर यही डेटा बाद में वॉयेजर 1 सेंड करता है जब कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाए। एज ऑफ 2023 दोस्तों वॉयेजर 1 को डेटा सेंड करने के लिए 22 हार्स का टाइम लगता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बैड न्यूज़ है। नासा ने रिपोर्ट किया वॉयेजर 1 के तरफ से नवंबर 14, 2023 को अजीब सा डेटा रिसीव हो रहा था हमारे अर्थ पर, जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। प्रॉब्लम हुई है वॉयेजर 1 के फ्लाइट डेटा सिस्टम में, जो एक कंप्यूटर सिस्टम है वॉयेजर 1 में लगाया गया। हालांकि 2 FDS सिस्टम और है वॉयेजर 1 में, पर जिसमें प्रॉब्लम आई है वो ठीक से वॉयेजर 1 में लगाए गए एक और कंपोनेंट TMU को डेटा ठीक से सेंड नहीं कर पा रहा है। वॉयेजर 1 की जो टीम ने दोस्तों जिस FDS सिस्टम में खराबी आई है उसको रिबूट करके देखा है, पर फिर भी अनरीडेबल डाटा ही रिसीव हो रहा है इसके बावजूद। पर हाँ, फिर भी हम कमांड सेंड कर पा रहे हैं वॉयेजर 1 को। जब वॉयेजर 1 ने लास्ट इमेज को कैप्चर किया था दोस्तों, जो हमारे अर्थ की इमेज थी, उसके बाद वॉयेजर 1 को कमांड दिया गया था कि वो अपने कैमरास ऑफ कर ले। नॉट जस्ट कैमरास, लेकिन कई सारे और भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे वॉयेजर 1 पर लगाए गए, उनको भी ऑफ कर दिया गया। ऐसा इसीलिए दोस्तों ताकि वॉयेजर 1 पर बाकी सिस्टम्स को ऑफ करके पावर बचाई जा सके, ताकि हम लंबे समय तक वॉयेजर 1 से कांटेक्ट में रहे और मिशन की लाइफ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सके। जो वॉयेजर 1 पर 3 RTGs लगाए गए हैं जो पावर सप्लाई करते हैं वॉयेजर को। ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि 2036 तक शायद ये वॉयेजर के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को पावर सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे वॉयेजर 1 दूर जाता जाएगा, कम्युनिकेशन और मुश्किल होता जाएगा। इसलिए दोस्तों नासा ने वॉयेजर का जो एक्सटेंडेड मिशन है उसको सिर्फ 2025 तक ही एक्सपेक्ट किया है। इसके बाद हमारा वॉयेजर से कब कनेक्शन टूट जाएगा हमेशा के लिए, वी डोंट नो। पर हाँ, एक बात है, इवन अगर वॉयेजर का कनेक्शन हमसे टूट भी जाता है तो वो ऐसे ही स्पेस में ट्रैवल करता रहेगा। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वॉयेजर 1 किसी के हाथ लग जाए और कोई वॉयेजर 1 जो गोल्डन रिकॉर्ड कैरी कर रहा है उसको कोई प्ले करे। अब पता नहीं वो कोई एलियन के हाथ लगेगा या फिर हमारी ही आने वाली कोई फ्यूचर सिविलाइजेशन उसको कैप्चर करेगी। लेकिन अगर कोई गोल्डन रिकॉर्ड को प्ले करने में कामयाब हो जाता है तो उसको ये सुनने को मिलेगा। धरती के वासियों की ओर से नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। हम ज़मीन के रहने वालों की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। Hello from the children of planet Earth. अगर हमारे अर्थ को कुछ हो भी जाता है और हमारा सबूत पूरी तरह से मिट जाता है, उम्मीद करता हूँ ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वॉयेजर 1 हमारा सबसे बड़ा सबूत रहेगा हमारे एग्जिस्टेंस का। अगर उस वक्त कोई गोल्डन रिकॉर्ड को प्ले करने में कामयाब हो जाता है तो उनको पता लगेगा कि एक सिविलाइजेशन हम इंसानों जैसी भी एग्जिस्ट किया करती थी एक छोटे से प्लैनेट पर। लेकिन क्या दोस्तों हम इंसानों से भी पहले कोई ऐसी एडवांस लाइफ इवॉल्व हो पाई होगी अपने अर्थ पर? अब वो जानने के लिए आप इस लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हो, या फिर आपको जानना है कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है या कितना बड़ा हो सकता है तो उसके लिए आप ये राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में हमेशा की तरह कुछ नई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ।